Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss about theory of capillary electrophoresis. सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है। इन दिस सेपरेशन टेक्निक स्पीशीज आर सेपरेटेड इन द सैम्पल सोल्यूशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। और जो स्पीशीज़ हैं वो सेपरेट होती हैं ऑन द बेस ऑफ चार्ज टू साइज रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन का है वो है थ्योरी में हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोओस्मोटिक फ़्लो, ये दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में जो फिनोमेना होता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है इलेक्ट्रो और फोरेसिस से। इलेक्ट्रो इज मेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज एंड फोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ स्पीशीज। It means कि electrophoresis is the process in which sample ions move under the influence of applied voltage। जो आइंस हैं सैम्पल सोल्यूशन में आइंस मौजूद हैं, जब उन पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उन पे एक फोर्स एक्ट करती है। उस फोर्स के नतीजे में आइंस जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेजिन करेंगे एक एनोड है, एक कैथोड है, वो एक सैम्पल एनालाइट सोल्यूशन में डिप किए गई हुई हैं और एनोड और कैथोड जो है कैपिलरी के थ्रू कनेक्टेड हैं। जब वोल्टेज अप्लाई किया गया तो जो नेगेटिव आयंस हैं एनाइंस मूव किए एनोड की तरफ, कैटाइंस मूव किए कैथोड की तरफ। क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस जो हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। इस तरह जो चार्ज स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी और जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं वो वहीं के वहीं रहेंगी क्योंकि उन पे कोई चार्ज नहीं है, नो मूवमेंट। हेंस जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का एक्सप्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एफ। क्यू रिप्रेजेंट्स अ चार्ज एंड एफ इज़ द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जो है वो स्टोक्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन की जाती है। ड्रैग फोर्स हमेशा ऑपोजिट एक्ट करती है फ्लो के। मतलब एक फ्लूइड है, उस सैम्पल सोल्यूशन जिस तरफ मूव कर रहे हैं ड्रैग फोर्स के ऑपोजिट मूव करेगी, ऑपोजिट एक्ट करेगी। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6π∗r। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 6π∗r। यहाँ पर क्यू चार्ज है और ईटा विस्कोसिटी है और आर जो है वो रेडियस है। तो जो रेट है आइंस की माइग्रेशन का वो डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशियो पे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो आयनिक स्पीशीज सोल्यूशन में मौजूद थी और इलेक्ट्रिक करंट के अप्लाई करने से सेपरेट हो गई थी, जो कि एनाइंस और कैटाइंस जो है एनोड और कैथोड की तरफ मूव किए, न्यूट्रल स्पीशीज सोल्यूशन में वहीं के वहीं रही। तो जो इन आइंस की मूवमेंट है उनकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो एक्सप्रेशन है जो इक्वेशन एक्चुअल वेलोसिटी का है वो इक्वल होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का एक्सप्रेशन हम इसमें पुट करेंगे वेलोसिटी के इक्वेशन में, तो हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी वो होगी ये वाली क्यू ई मल्टीप्लाई 1/6π∗r। 6π∗r जो है वो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्यू चार्ज है और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी यहाँ पर चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 है चार्ज क्यू, चार्ज ऑफ स्पीशी जो कि सेपरेट हो रही हैं। नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 3 है आर रेडियस और नंबर 4 है विस्कोसिटी। एनालाइट सोल्यूशन उसमें एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड्स यहाँ डिप की गई हैं। एनालाइट सोल्यूशन में स्पीशीज़ मौजूद है, कैटाइनिक स्पीशीज़ भी है, एंड न्यूट्रल स्पीशीज़ भी है, एनाइनिक स्पीशीज़ भी मौजूद हैं और एनोड और कैथोड जो हैं वो एक कैपिलरी के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो ये एनाइनिक और कैटाइनिक स्पीशीज मूव करना शुरू कर देंगी। जो पॉजिटिवली चार्ज कैटाइनिक स्पीशी है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड के पास मूव करेगी और नेगेटिवली चार्ज एनाइनिक स्पीशी एनोड की तरफ मूव करेगी और न्यूट्रल स्पीशी मूवमेंट शो नहीं करेगी क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि आयनिक स्पीशी जो है
जो उनकी वेलोसिटी जो है डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशियो पे। मींस कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतनी फास्टली मूव करेंगी, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ही वो फास्ट मूव करेंगी। मींस कि जितना छोटा साइज़ और जितना ज़्यादा चार्ज तो उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो यहाँ नेक्स्ट ये है कि फैक्टर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं उनमें नंबर वन फैक्टर होता है चार्ज टू साइज़ रेशियो का। मींस कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही फास्टली जो है वो आयनिक स्पीशीज मूव करेगी। जैसे ये देखें यहाँ पर जो डबल आयनिक स्पीशीज उनकी +2 चार्ज वाली स्पीशीज फास्टली मूव करेगी एज़ कम्पेयर टू +1 चार्ज, और +-2 चार्ज वाली स्पीशीज फास्टली मूव करेगी एज़ कम्पेयर टू +-1 चार्ज। जो दूसरा फैक्टर है वो था रेडियस ऑफ द चार्ज्ड स्पीशी। मीन्स कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा वो उतनी ही स्लोली मूव करेगी, क्योंकि जो ज़्यादा रेडियस वाली स्पीशी है उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्ट करेगी, उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल चार्ज स्पीशी। जैसे यहाँ देखें कि जो प्लस चार्ज के दो स्पीशीज़ हैं, एक लार्ज साइज़ की है, एक स्मॉल साइज़। इनके लार्ज रेडियस की जो स्पीशी है वो फास्टली मूव नहीं करेगी, जबकि स्लो चार्ज वाली स्पीशी जो है वो फास्टली मूव करेगी। सो स्लो साइज, स्मॉल साइज और लार्ज वेलोसिटी। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज कैटायन में जो स्मॉल रेडियस वाली स्पीशी है वो फास्टली मूव करेगी, और कैटायनिक एंड न्यूट्रल स्पीशी वहीं की वहीं रहेगी। फैक्टर था जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था वो था हमारे पास विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही स्लो मूवमेंट होगी। मीन्स कि जितना ज़्यादा विस्कस होगा सोल्यूशन तो वेलोसिटी उतनी ही आयनिक स्पीशी की कम होगी। और फोर्थ फैक्टर था वोल्टेज। जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा माइग्रेशन होगी आयंस की। मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज। पॉइंट इज़ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो में जो ऑस्मोसिस होती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो में जो बल्क मूवमेंट होती है सल्यूट्स की, उसमें सारे जो स्पीशीज़ हैं आयनिक स्पीशी, कैटायनिक स्पीशी, एनायनिक और न्यूट्रल, सभी की सभी जो स्पीशीज़ हैं उनकी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द सेम एंड। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में पढ़ा कि जो एनायनिक स्पीशीज़ थी वो एनोड की तरफ मूव की थी और कैटायनिक स्पीशी जो है वो कैथोड की तरफ मूव की थी। न्यूट्रल स्पीशीज उन्होंने कोई मूवमेंट शो नहीं की थी। लेकिन इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो में चूंकि बल्क मूवमेंट हो रही है तो इसमें एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल सभी स्पीशीज़ की मूवमेंट होगी और वो सारी की सारी मूवमेंट्स एट द सेम एंड होगी। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो में एनोड और कैथोड दोनों तरफ मूवमेंट शो हुई थी, जबकि इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो में जो मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द सेम एंड। इलेक्ट्रोफोरेसिस को करवाने से पहले सबसे पहले हम जो कैपलरी है उसको ट्रीट करते हैं बफर सोल्यूशन से, क्योंकि कैपलरी जो है वो सिलिका कैपलरी है, उसमें सिलिकॉन ग्रुप मौजूद है और सिलिकॉन ग्रुप जो है उसका हाइड्रोक्सल के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इस ग्रुप को हम सिलिनॉल ग्रुप कहते हैं। तो जो कैपलरी की वॉल में सिलिनॉल ग्रुप है, जब बफर के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा तो सिलिनॉल ग्रुप जो है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देगा और सिलिनोएट आयन बना देगा, SiO- आयन। जब वो इस आयन बना देगा तो ये जो सिलिका कैपलरी है अब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो सिलिका कैपलरी को जब बफर के साथ ट्रीट करेंगे तो उसकी पीएच हमें ग्रेटर देन 3 रखनी होगी। इसकी पीएच ग्रेटर देन 3 क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि जो बफर है अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा, मीन्स कि पीएच लेस देन 3 होगी, तो वहाँ पर प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जो सिलिनॉल ग्रुप है वो प्रोटॉन लूज़ नहीं करेगा, बजाय के सिलिनॉट आयन जो है वो मौजूद है वो भी सिलिनॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें उसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है, इसलिए हमें पीएच ग्रेटर देन 3 रखनी चाहिए ताकि बेसिक इन्वायरमेंट हो। बेसिक इन्वायरमेंट में प्रोटॉन की कंसनट्रेशन कम होती है तो सिलिनॉल जो है वो फर्दर प्रोटॉन को लूज़ करेगा और सिलिनॉइड आयन बना देगा। इस तरह कैपलरी जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट ये होगा कि जो सिलिका कैपलरी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो अपनी तरफ कैटाइंस को अट्रैक्ट कर लेगी। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अपोजिटली चार्ज स्पीशीज अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
तो कैपिलरी की वॉल में तो नेगेटिवली चार्ज सिलिनॉइड फिक्स हैं, तो वो अपनी तरफ जब कैटाइंस को अट्रैक्ट करेंगे तो एक फिक्स लेयर बन जाएगी। इसको फिक्स डबल लेयर कह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो स्पीशीज जो कैपिलरी की वॉल्स हैं उन्होंने कैटाइंस को अट्रैक्ट किया और डबल लेयर बन गई। नेक्स्ट ये होगा सिलिका ग्लास की जो वॉल है उसको रैगिड लेयर कहा, क्योंकि वहाँ पर सिलिनॉइड फिक्स है और उससे कैटाइंस को भी अटैक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इस तरह ये एक रैगिड लेयर बन गई, सख्त वाली। और जो सेकंड लेयर है डिफ्यूज़ लेयर, डिफ्यूज़ लेयर में जो कैटाइंस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनाइंस, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज सिलिनॉइड हैं वो फर्दर अपनी तरफ कैटाइंस को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह कैटाइनिक स्पीशी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक स्पीशी इन द डिफ्यूज़ लेयर। और जो थर्ड लेयर होगी बल्क सोल्यूशन जहाँ पर है वहाँ पर एनाइनिक स्पीशी और कैटाइनिक स्पीशी की कंसंट्रेशन सेम होगी, क्योंकि वहाँ पर इस सिलिनॉइड का इफेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर कैटाइन और एनाइन इक्वल अमाउंट में मौजूद होंगी। इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये एक एनालाइट सोल्यूशन है जिसमें रेड और ब्लू कलर में कैटाइन और एनाइंस को शो किया गया है और साइड्स में एनोड और कैथोड है। और जो सेंटर में जो सिल्वर कलर में सिलिकॉन जो सिल्वर लेयर में शो किया गया है वो कैपिलरी वॉल्स हैं, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का नेगेटिव बॉन्ड मौजूद है। तो ये जैसे ही ये वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो आयंस की मूवमेंट जो है वो शो की गई है और आयंस की मूवमेंट के साथ साथ डिफ्यूज पार्ट ऑफ डबल लेयर दिखाया गया है जिसमें कैटायंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाइंस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सिलिनेट। और सेंटर में जो ये पार्ट है वो है बल्क सोल्यूशन जिसमें कैटाइंस और एनाइंस की अमाउंट जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर सिलिनोट का इफेक्ट मौजूद नहीं है। ओके, ये इस तीनों पार्ट हैं। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो होता कैसे है। इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो में जैसा कि हमें पता है कि सिलिनोट आयन के साथ कैटाइंस मौजूद हैं, रेगिड लेयर में भी कैटाइन है, डिफ्यूज लेयर में भी कैटाइंस हैं और थर्ड जो है वो बल्क सोल्यूशन उसमें कैटाइन और एनाइन इक्वल है। लेकिन चूंकि ओवरऑल जो कैपिलरी वॉल है उसमें कैटाइंस की स्पीशी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाइंस, तो कैटाइंस जो है वो जाहिर सी बात है जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो वो मूव करेंगे टुवार्ड्स द कैथोड। तो क्योंकि फ़्लो की जो मूवमेंट है जो बल्क सोल्यूशन है वो मूव कर रहा है टुवार्ड्स द कैथोड, तो इसी तरह फिर एनाइंस जो कि कम मिकदार में है वो भी साथ में कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। हालांकि एनोड की तरफ एनाइंस को एनोड की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन बल्क सोल्यूशन के साथ साथ वो भी कैथोड की तरफ मूवमेंट शो कर देते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कैटाइंस। और जैसे ही ये बल्क सोल्यूशन मूव कर रहा होता है मीन्स के एनाइन और कैटाइन वो साथ साथ अपने जो सोल्यूशन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अपने साथ बल्क के साथ साथ ले जाते हैं। दिस इज़ द वाटर मॉलिक्यूल जो कि सोल्यूशन के साथ साथ ही कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो का जो रेट है उसको हम इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो इक्वल है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जीटा पोटेंशियल एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई ईटा, where eta is a viscosity. Here is the explanation of a sample in which sodium, chlorine and BrO3 minus तीन जो है वो सैम्पल तीन स्पीशीज़ हैं जो कि मूव कर रही हैं विद इन द कैपिलरी। तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो सोडियम, क्लोरीन और BrO3 माइनस तीनों जो स्पीशीज़ हैं मूव करेंगी टुवार्ड्स द कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो सोडियम जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक स्पीशी है वो तो एनोड कैथोड की तरफ ही मूव करेगी, लेकिन साथ में क्लोरीन और BrO3 माइनस दोनों स्पीशी वो भी कैथोड की तरफ ही मूवमेंट शो करेंगी बिकॉज ऑफ बल्की सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और BrO3 माइनस दोनों एनाइनिक स्पीशीज़ हैं, तो इन दोनों एनाइनिक स्पीशी में क्लोरीन जो है वो फास्ट मूवमेंट शो करेगा एज़ कम्पेयर टू BrO3 माइनस, और इन दोनों की निस्बत जो सोडियम है उसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। ये एक ओवरव्यू है। सोडियम पर्पल कलर में सबसे फास्ट मूव कर रहा है और क्लोरीन ग्रीन में उससे स्लो और BrO3 माइनस सबसे स्लो, और इनका जो पीक आ जाएगी सोडियम की पीक सबसे ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू Cl माइनस एंड BrO3 माइनस। तो ये जो मूवमेंट है स्पीशीज सी इट इज़ बेस्ड ऑन द चार्ज टू साइज रेशियो।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें नंबर 1 है कि सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज टू साइज़ रेशियो। मीन्स कि जितना हायर चार्ज होगा और स्मॉलर साइज़ होगा, मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना लोअर चार्ज होगा और लार्जर साइज़ होगा उतनी ही लोअर मोबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अनचार्ज स्पीशीज़ हैं वो भी सेम वेलोसिटी पे ही मूव करेंगी इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो में, बट विद लिटिल सेपरेशन। नंबर 4 पॉइंट है कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशीज़ हैं वो फास्टली मूव करेंगी नेगेटिवली चार्ज की निस्बत, क्योंकि इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो में जो सारी मूवमेंट्स हो रही हैं वो टुवार्ड्स कैथोड हो रही हैं, और पॉजिटिवली चार्ज जो कैटाइनिक स्पीशीज़ हैं वो फास्टली मूव करेंगी टुवार्ड्स कैथोड, क्योंकि अपोजिटली चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को फास्टली अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज स्लो मूव करेंगी क्योंकि वो अगेंस्ट द चार्ज मूव करेंगी, क्योंकि उन्हें जाना एनोड की तरफ था लेकिन वो जा कैथोड की तरफ रही हैं, इसलिए फ्लो के साथ क्योंकि मूव कर रही हैं तो इसलिए इनकी मूवमेंट स्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर दो आइंस हैं उनका चार्ज सेम है, वो चाहे वो कैटाइन है या एनाइन है, तो जिसका साइज़ अगर सेम है तो चार्ज जिसका ज़्यादा होगा वो फास्टली मूव करेगा। मीन्स के +2 या +3 चार्ज वाली स्पीशीज़ ज़्यादा फास्टली मूव करेगी एज़ कम्पेयर टू +1। और अगर हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, दो आयनिक स्पीशीज हैं, उन पे चार्ज सेम है, मीन के प्लस चार्ज है, दूसरी भी प्लस चार्ज है, लेकिन अगर उनके साइज़ डिफरेंट है, एक प्लस चार्ज वाली लार्ज उसका साइज़ है, एक प्लस चार्ज वाली उसका साइज़ स्मॉल है, तो स्मॉल साइज़ वाली स्पीशी जो है फास्टली मूव करेगी क्योंकि उसके लिए फ्रिक्शन जो है वो कम होगी और माइग्रेशन रेट उसका फास्ट होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर पीएच लो होगी तो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो उतना ही वीक होगा और एनाइंस जो है वो डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहले ही स्लोली मूव कर रहे हैं, और पीएच मज़ीद जब लो हो जाएगी तो फ्लो और स्लो हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रल टू अल्कलाइन अगर पीएच होगी तो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि अल्कलाइन पीएच जो है वो बेस्ट है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो के लिए, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो जो है बेस्ट वर्क करता है द लार्ज जीटा पोटेंशियल। जितना ज़्यादा कैटाइनिक लेयर कैटाइंस में जो जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा कैटाइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, उनके लिए सराउंडिंग सोल्यूशन से रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। जीटा पोटेंशियल इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इंटरफेरेंस ऑफ डबल लेयर। जो डबल लेयर है जितनी उसकी थिकनेस कम होगी जीटा पोटेंशियल भी उतना ही कम हो जाएगा, एज अ रिज़ल्ट जो है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि बफर विद द pH ऑफ 9 सो दैट द SiOH ग्रुप्स आर आयनाइज्ड। मीन्स के बेसिक सोल्यूशन जो बेसिक बफर सोल्यूशन की जो pH है जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही आयनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।